ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। सेकंड ईयर AHDP के बच्चों के लिए आज इनफर्टिलिटी हम फीमेल्स में पढ़ रहे थे। तो अब ये जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले तो मैं ये कहता था कि उन पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो या इम्पॉर्टेंट लगा लो, लेकिन इस पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अभी, क्योंकि ये आपसे एक फील्ड से ऐसा जुड़ा हुआ है। अगर आपने इन बातों को जो मैं पढ़ते हुए आपको बीच बीच में समझाऊंगा, अगर आपने उनको अच्छी तरह से समझ लिया और इस लेक्चर को सुनते सुनते आप अपनी क्लिनिकल डायरी को ज़रूर साथ में रखें, क्योंकि अगर आपने इन पे ध्यान दे दिया, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप फील्ड के मास्टर कहलाएंगे। बीमारियाँ डायग्नोज नहीं होती, लगभग 25% का तो पता ही नहीं चलता। हमने पीछे पढ़ा पर एक्यूट आई पता ही नहीं, जानवर चला गया। 25 का थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, प्रॉपर डायग्नोज नहीं बनता, क्योंकि लेबोरेटरीज हमारे पास बड़ी वो वीक है। और यहाँ यूँ कहें कि लेबोरेटरी तक पहुँचते पहुँचते तब तक वो जानवर ही ख़त्म हो जाता है। बाकी बचा 50% हिस्सा। 50% हिस्से में अगर आपने ये जो हमने नॉर्मल ट्रीटमेंट बताए हैं, जिनमें आप सीधा डायग्नोज हो जाता है, और इसके बाद में ये जो अभी जो टॉपिक आपके पास आ रहे हैं गायनोकोलॉजी के, ज़्यादातर रोल जो है इन्हीं का ही है। इन्हीं का ये जो ज़्यादा रोल आएगा फील्ड के अंदर। आपके पास जनरली लोग आएंगे, गाय बोलती नहीं है, गाय जो है वो हीट में ही रहती है, और गाय जो है वो रिपीटर है, बार बार रिपीट हो रही है। तो ये जो विशेष तौर से मेन जो लक्षण आएंगे, और ये एक्चुअल में वास्तविकता तो ये है कि एक डॉक्टर का वो है कंप्लीट कोर्स। लेकिन अगर आपने इसको आप, क्योंकि मैं फील्ड के अंदर वर्क किया हुआ है बहुत इसमें तरीके से, तो मैं अब आपको जो फील्ड की बातें आपको इसके साथ ऐड कर दूंगा। अगर आपने अपनी क्लिनिकल डायरी में वो अलग से नोट कर ली, तो आप 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 90 से अब 90 तक 80 to 90% आप केसेस को क्योर कर लें। तो आप एक गांव के अंदर जो है एक अपनी LA से होते हुए अपनी बात जो है वो एज ए डॉक्टर आप कहलाने लगेंगे। तो क्योंकि ये डॉक्टर्स का है सारा ये जो अभी आ रहा है, तो ये आज हमें इसका कारण जो है वो है हार्मोनल कारण। और ये डॉक्टर के भी उतने ही समझ में आएंगे, इतने ही आपके समझ में आएंगे। और मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप उनको पर रेक्टम फील नहीं कर पाएँ तो आपने क्या करना है। कुछ ऐसा बता दिया जाए जिसको हम ऐसा फार्मूला कहते हैं जो हर जगह लागू हो जाए, तो फिर और तो कहने क्या है। तो वो आज फार्मूला जो आपको इसमें प्राप्त होगा। तो इन 2 लेक्चरों को आपने बड़ी ध्यान से सुनना है। हार्मोन्स का मादा पशुओं के बांझपन में बहुत अधिक महत्व है। जब भी मादा पशु में इनकी कमी होती है या अत्यधिक मात्रा में किसी कारणों से स्रावित होते हैं अथवा बाह्य रूप से शरीर में प्रविष्ट करा दिए जाते हैं, जैसे आमतौर पे गांव में अनट्रेन्ड पर्सन है जो वो क्या करते हैं, देख लेते हैं कि गाय हीट में नहीं आ रही थी, तो डॉक्टर ने देखा ये टीका लगाया था। अब डॉक्टर ने तो जांच करने के बाद में वो टीका लगाया था और उसने लिख दिया, मंगा लिया और उसने भी लगा दिया। तो उसने और बीमारी जो है वो कॉज कर दी। वो क्या क्या बीमारियाँ होंगी अब आगे हम पढ़ेंगे, जैसे इंट्रामस्कुलर, सबकट, IV और पारोस बाई माउथ आदि माध्यम से तो भी पशु में निमन रोग हो जाते हैं तथा पशु में बांझपन या नपुंसकता के लक्षण प्रदर्शित होने लग जाते हैं। पहला है सिस्टिक ओवरी। सिस्टिक ओवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने ओवरी तो पढ़ लिया, पता है आपको ओवरी कहाँ होती है। तो
उसके ऊपर एक आवरण का चढ़ जाना। आपको पता ओवरी से फॉलिकल जो है निकलता है, फॉलिकल निकलता है ओवरी से। तो जब ये आवरण उस पर चढ़ जाता है, सिस्ट बन जाती है, तो वो वहां से उस ओवा को निकलने नहीं देती, फॉलिकल को निकलने नहीं देती, मैच्योर होता। तो अब हम उपनाम इसका है सिस्टिक ओवेरियन डीजनरेशन, सिस्टिक ग्राफियन फॉलिकल और ओवेरियन सिस्ट, या सिस्टिक काऊ के नाम से भी इसको बोला जाता है। तो ये इसके उपनाम है। परिचय जो है, ओवरी की वह स्थिति जिसमें ओवरी पर एक बड़ा सिस्ट फफोला फॉलिकल बनता है, जो आकार में 2.5 सेंटीमीटर या इससे बड़ा हो तथा इसमें तरल पदार्थ फ्लूइड भरा हो। इसके कारण से पशु बार बार अनियमित रूप से पशु मद में आता रहे अथवा हमेशा ही मद में बना रहता है एवं पशु गर्भित नहीं हो पाता। ऐसे फफोले को सिस्टिक ओवरी कहते हैं। अब ये तो आपके समझ में आ गया कि सिस्ट क्या है। ये एक तरह का फफोला है, वेसिकल है, तो इसको हम फॉलिकल कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड भरा है। और ये 3 प्रकार की सिस्ट होती है, फॉलिकुलर सिस्ट, ल्यूटियल सिस्ट और सिस्टिक कार्पस ल्यूटियम। तो सिस्टिक कार्पस ल्यूटियम तो अपने आप ही बता रही है कि एक सीएल जो सीएल बनती है, जो इस पे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं ना। कार्पस ल्यूटियम तो आपने पढ़ा है, जहाँ से प्रोजेस्टेरोन जो है वो स्राव, पीछे हमने पूरी डिटेल दे दी है इसकी। तो उस पर भी सिस्ट बन जाती है, ओवर रिलीज हुआ, सीएल बनी, और उसके बाद में उस सिस्ट पर भी ये इस तरह की जो कवरिंग हो जाती है, ये भी एक कारण बन जाता है। प्रोजेस्टेरोन तो होता ही आता नहीं, फिर ये भी एक बार बार रिपीट का कारण बनता है। अब हम सबसे पहले लेते हैं फॉलिकुलर सिस्ट। बहुत ही ध्यान से ये जो टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से समझने वाला है। फॉलिकुलर सिस्ट जो है, इसे एडिम उत्सर्जित एन ओवुलेटरी सिस्ट भी कहते हैं, यानी इसमें ओवा रिलीज नहीं होता। ओवा एन ओवुलेटरी सिस्ट, इसमें LH हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन अल्प मात्रा में स्रावित होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर नहीं होता और सिस्ट बनी रहती है। अब आपके समझ में आ गया होगा ये बात कि ओवा, आपने पढ़ा ना ओवरी के अंदर, मैंने आपको बताया कि देखिए ओवरी में कैसे फॉलिकल डेवलप होता है। तो फॉलिकल डेवलप होते हुए तो पहुंच गया वहाँ, लेकिन LH की कमी थी, ल्यूटिलाइज नहीं हुआ, डिजोल्व नहीं हुआ और ओवा रिलीज नहीं हुआ, तो वो एज इट इज रह गया। तो उस पर एक सिस्ट बन गई। यह एस्फुटिक सिस्ट 10 दिन या इससे ज़्यादा तक बनी रहती है, तो इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पशु लगातार ताप में रह सकता है, जिसको हम निम्फोमेनिया या निम्फोमेनिक एनिमल कहते हैं। पशु रुक रुक कर फ्रीक्वेंट स्ट्रेस ताप में आता है। पशु का ताप में ही नहीं आना यानी एनेस्ट्रेस हो जाता है। इस रोग में पशु 3 प्रकार के लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। यह सिस्ट दोनों ओवरी पर भी हो सकती है तथा एक से ज़्यादा मल्टीपल भी हो सकती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। फॉलिकुलर सिस्ट है, दोनों पर ओवरी पर भी हो सकती है और ये एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल भी हो सकती हैं। अब ये यहाँ डायग्नोज करने वाली बात है, इस सिस्ट की दीवार पतली यानी कि और टेंस तनी हुई, जैसे यूं आपने जैसे पानी का बुलबुला बनता है, आपने देखा होगा, बरसात होती है जब,
तो वो टेंस होता है, एकदम तना हुआ टेंस, वह फूली हुई डिस्टेंडेड, सेम बात कर रहा हूँ, और उसके अंदर फ्लूइड हो, वो सेम उसी तरह की। इसमें साफ हल्का पीला फ्लूइड होता है। और अब है ल्यूटियल सिस्ट क्या होती है, इन दोनों में फ़र्क जरूरी है जानना। ल्यूटियल सिस्ट ये भी अनओवुलेटरी होती है, क्योंकि इसमें जितना LH हार्मोन की मात्रा स्पुटन के लिए चाहिए उतनी मात्रा में एंटीरियर पिट्यूटरी से LH हार्मोन स्रावित नहीं होता, इसलिए सिस्ट फूटती नहीं, ओवरी पे बनी रहती है। यह भी 2.5 सेंटीमीटर के व्यास की है। यह केवल एक ओवरी पर होती है तथा एकल ही होती है। अब आप देखिए इसमें डिफरेंस देखिए, ये दोनों में से एक ओवरी पे मिलेगी और उसमें भी एकल होगी, मल्टीपल नहीं होंगी। वो गांठ एक हो सकती है, यूँ मल्टीपल नहीं होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन फॉलिकुलर में ज़्यादा भी फॉलिकल हो सकती है। और इसकी दीवार मोटी होगी, मुलायम होगी। इसमें पशु ताप में नहीं आता, इसमें गहरा पीला या भूरा फ्लूइड होता है, इसमें ताप में ही नहीं आएगा पशु। देखिए अब आप देखिए, यहाँ से आपको वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोज हो गया। अगर तो वो ये आदमी आकर के आपको ये कहता है, इन चीज़ों को क्लिनिकल डायरी में अलग से लिख लो। अगर तो आपको आएगा, वो बंदा कहेगा जी मेरी बार बार गाय फुर जाती है, इसका मतलब हीट में आ रही है, तो वहाँ पे फॉलिकुलर सिस्ट का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ल्यूटियल नहीं है, क्योंकि ल्यूटियल में तो एनेस्ट्रस रहेगी, आएगी नहीं। यहाँ वो कहता है वो हमेशा ही ताप में रहती है, लेकिन वो ये भी कह सकता है कि ताप में नहीं आ रही, क्यों, उसमें एनेस्ट्रस भी बताया है इन्होंने, एनेस्ट्रस नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर वो ये कहता है कि ताप में नहीं आती है, तो दो तरह की संभावनाएं आपके पास आ गई। अब आपको चेक करना जरूरी है। लेकिन अगर वो कहता है बार बार हीट में आ रही है, रिपीट हो रही है, या ये हीट में ही रहती है, तो ये दो सिम्टम आपके पास आगे अलग से क्लियर कि अब आपको जांचने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ये फॉलिकुलर सिस्ट के ही लक्षण है, और आप उसका ट्रीटमेंट आगे मैं बताऊंगा वो कर दें। तो ये दो लाइनें आप जरूर नोट कर लें। तो यहाँ इन्होंने ये बताया है फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट में, यह सिस्ट एक ओवरी पर हो सकती है तथा दोनों पर भी, और ल्यूटियल एक पर, यह एक भी हो सकती है अथवा एक से ज़्यादा भी, और वो एकल है, ये सही है। इसमें द्रव्य अस्थिर होता है, फ्लक्चुएटिंग। यह सिस्ट हल्की सी, ये कठोर होती है, ये ध्यान रखना। वो पिलपिली होगी, जो फॉलिकुलर है ना, फॉलिकल की तरह से, वेसिकल की तरह से, और ये कठोर होगी। बहुत आसान है, अगर आप इन दो बातों को अलग से लिख लेंगे, बहुत ही आसान है इसमें डायग्नोज करना। आप उसको ओवरी पे जाओ, दबा के देखो, अगर वो कठोर है तो छोड़ दो, अगर वो पिलपिली है, अगर हल्का सा आपको पता है वो दबाव ले रही है और ज़्यादा है, तो फॉलिकुलर है, वो ऐसे तोड़ी भी जा सकती हैं, वो टूट सकती है। इसकी दीवार पतली, उसकी दीवार मोटी, और ये आराम से तोड़ी जा सकती है, बिल्कुल सही। लेकिन इसको ल्यूटियल वाली को तोड़ना कठिन है। फॉलिकुलर में सिस्ट के अंदर का द्रव्य येलो व स्ट्रा रंग का होता है। इसके द्रव्य का रंग अंबर, डार्क येलो अथवा ब्राउन होता है। ये स्ट्रा कलर कौन सा आ गया, अब ये ध्यान में नहीं, स्ट्रॉबेरी तो नहीं कह रहा ये, इसको देखना पड़ेगा ये स्ट्रा कलर कौन सा है। मैंने अभी तक ये स्ट्रा वर्ड नहीं पढ़ा। विच वन इज दिस वन, लेट मी सी। इसमें ये देखिए पशु निम्फोमैनिक होता है फॉलिकुलर में, और इसमें एनिस्ट्रोसा। तो ये जनरली जो है, जनरली ये आप उसको, अब देखिए दो ही बातें आपको एक डॉक्टर का दिला सकती हैं रुतबा, इतनी बात है। आप उसने आपसे पूछा, वो कहता बार बार आ रही है, तो आप छोड़ जाइए ल्यूटियल को, तो छोड़ दो, उसके फॉलिकुलर है। और फॉलिकुलर के अंदर जो है बड़ा आसान ट्रीटमेंट है, बड़ा ही आसान ट्रीटमेंट है।
अभी आपको बताऊंगा, आप अलग से नोट करना है इसको। और ल्यूटियल में भी कोई ऐसा बड़ा नहीं है इलाज, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है। और दोनों ही हो तो फिर एक दोनों का तरीके का भी एक इलाज है जो आपको आप उसको दोनों तरीके का इलाज भी दे करके और पशु को कामयाब कर सकते हैं। तो इसको देखिए, निम्फोमेनिक और एनेस्टस 8 नंबर को आप उस पर लगाएं, गुड लगाएं, इम्पोर्टेंट है इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए। और दूसरा इसमें 6 नंबर फॉलिकुलर आराम से तोड़ी जा सकती है। और 1 और 2 नंबर, बस ये 4 ही आपको बड़े आराम से सिस्टम में डाल देंगे। सिस्टिक कार्पस ल्यूटियम, यह सिस्ट ओवुलेशन के बाद बनती है। यस, ओवुलेशन हो चुका तभी उसमें सीएल बनेंगी। इस सिस्ट का व्यास 7 से 10 मिलीमीटर। देखिए अब ये सबसे बड़ी, तो इससे तो वैसे ही पता चलेगा बहुत बड़ी होगी। तो 7 से 10 mm वह ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मध्य में एक गुहा कैविटी, बीच में इसके खड्डा होगा। आपको यूँ जब आप उसको टच करेंगे तो बीच में उंगली में हल्का सा पिन पॉइंट फील होगा। इसमें द्रव्य हिलता हुआ महसूस होता है। यह सिस्ट कोमल होती है तो इसमें पीला फ्लूइड भरा होता है। अब ये CCL कहते हैं इसको, सिस्टिक कार्पस ल्यूटियम, CCL। अब इसके कारण में क्या है, ग्राफियन फॉलिकल को एकदम उसका रप्चर हो जाना, ओवुलेशन पॉइंट का जल्दी बंद हो जाना। इसमें साधारण CL की तुलना में कम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है, तो वो नेचुरली है, प्रोजेस्टेरोन तो कम बनेगा क्योंकि उस पर सिस्ट बन गई हुई है। अब सिस्टिक ओवरी के कारण हैं मिले जुले सारे। ओवरी है, ये ऑथरी नहीं है, कई बार ये प्रिंटिंग में हो जाते हैं, ओवरी कर लेना इसको। 169 पे सिस्टिक ओवरी के कारण एटियोलॉजी। साधारणतया यह दुधारू पशुओं, डेयरी एनिमल्स का रोग है, अर्थात अधिक दूध देने वाले पशुओं में होती है। उक्त प्रकार की सिस्ट पाई जाती है। यह रोग उन पशुओं में ज़्यादा होता है जिनको सर्दियों में दिसंबर टू फरवरी में बांध कर चराते हैं अथवा स्टाल फीडिंग करते हैं। जो पशु चारागाह पर चरने जाते हैं उनमें रोग कम होता है। वैसे तो यह मादा पशु को किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 1 से 3 वर्ष की उम्र में 2nd से 5th जो है प्रसव तक ज़्यादा होता है। जब पशु को अधिक मात्रा में प्रोटीन देते हैं तो दूध का उत्पादन भी बढ़ता है तथा सिस्टिक ओवरी होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इस बीमारी को आनुवांशिक भी मानते हैं। LH हार्मोन की कमी, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की कमी, ऑक्सीटोसिन वो जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से जो रिलीज होता है, LH हार्मोन की कमी के कारण से ये बीमारी होती है, क्योंकि इसकी कमी से ग्राफिन फॉलिकल का ओवुलेशन नहीं हो पाता। मादा पशु को ताम में लाने के लिए जब चार मिलीग्राम एस्ट्राडायोल और 40 मिलीग्राम स्टिल्बेस्ट्रॉल से ज़्यादा एस्ट्रोजन दिया जाता है तो सिस्टिक ओवरी होने की ज़्यादा संभावना। मैंने आपको एक अभी बात बताई थी, फील्ड के अंदर लोग देख लेते हैं कि ये 10 ml की वायल जो है डॉक्टर के पास थी, उसमें से 2 ml निकाल के इसने लगाया, गाय ताब में आ गई और जाबन हो गई, ब्याह गई। अब डॉक्टर को बुलाने की क्या ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, वो वायल ले आते हैं। आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो वायल देख लेते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं, वो जाके मेडिकल स्टोर से ले आते हैं 20, 30, 40 रुपये। 2 ml लगाई थी, ये भी पता है,
रोज़ घर में दूध निकालने वाला टीका लगाते ही हैं, आजकल घरों में एक्सपर्ट हैं। अब वो लाए, 2 की जगह 4 ml ठोक दिया, जल्दा लगा तो जल्दी आ जाएगी ताव में। अब वो बीमारी पैदा कर ली है सिस्टिक ओवरी। तो ये देखिए, ध्यान रखना, जहाँ ज़रूरत नहीं है हार्मोन देना, अपने आप बीमारी घर में दे के आना है और उस फार्मर का बहुत बड़ा लॉस करके आ रही है। प्रतिदिन ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, ये रोज के जो लगते हैं, ये भी कारण है। बिना आवश्यकता के प्रोजेस्टेरोन देना आदि एलएच के नियमित स्रावण में व्यवधान पैदा करते हैं तथा पशु के सिस्टिक ओवरी हो सकती है। तो इनका रिलेशन है आप में ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन एंड ये जो हमने स्ट्रेस, डाइथाइल स्ट्रेस वगैरह, एस्ट्रोजन और एलएच। तो इन तीनों का जो है वो आपस में रिलेशन है। अगर आप इनकी मात्रा बढ़ा देते तो वो एलएच अपने आप कम हो जाता है। तो कम हो जाएगा तो फॉलिकल जो है वो बनेगा, लेकिन वहाँ उसका रप्चर नहीं होगा और वो ओवानिन रिलीज होगा। तो इन बातों को आपने देखिए, अब एक डायग्राम बनाई अपने क्लिनिकल डायरी में और इन तीनों को वहाँ लिख लें। ऊपर लिख लें एलएच, फिर ये 3 नीचे लिख दें कौन कौन इसको प्रभावित करते हैं, तीनों ऑक्सीटोसिन, फिर लिख लें प्रोजेस्टेरोन और फिर लिख लें एस्ट्रोजन। अब इन तीनों की मात्रा अगर गड़बड़ा जाती है तो एलएच की मात्रा का संभावित रूप से गड़बड़ाना। तो जब ये गड़बड़ा जाएगी तो फॉलिकल, चाहे आपने हीट में आ गया जानवर, फॉलिकल भी बन गया और रप्चर नहीं होगा, तो जब ओवा नहीं रिलीज होगा तो जानवर जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेग्नेंट नहीं होगा। तो ये आपस में इनके रिलेशन है। इनको आपने क्लिनिकल डायरी में नोट कर लो ताकि जब आप इसको देखो तो आपके तुरंत ये सिर्फ जो एरो ही याद रहे और उसमें तुरंत आपको ध्यान में आ जाए। जैसे कोई आपके पास आया तो आपने, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, उससे पहले ये पूछना है कि भाई आपकी गाय हीट में नहीं आ रही है, ठीक है, या भैंस नहीं आ रही, अच्छा, तो आप ये बताओ कि ये जब ब्याही थी तो इसको प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ब्याने के समय? वो बताएगा नहीं। जेर अपने आप गिर गई थी? वो कहेगा बिल्कुल। बच्चा नॉर्मल था? बोले कि जी बिल्कुल नॉर्मल। फिर क्या हुआ? 2 दिन के बाद में बच्चा जो है जी मर गया था। फिर क्या करते थे? क्या जी वो दूध निकालने के लिए उसको ऑक्सीटोसिन दे रहे थे। तो अब आप उसको ऑक्सीटोसिन तो दे रहे हो लगातार। अब आपके दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि अब ये एलएच का ही प्रॉब्लम है और यहाँ दिक्कत यही हो सकती है क्योंकि एलएच प्रॉपर नहीं आया, रिलीज हो रहा, क्योंकि डिस्टर्ब कर दिया ऑक्सीटोसिन ने, एस्ट्रोजन ने, प्रोजेस्टेरोन ने जो देते हैं, तो ये एक्स्ट्रा दे दिया गया। तो जब ये एलएच प्रॉपर नहीं हो रहा तो फॉलिकल नहीं हो रहा। तो अब आपके ये बात समझ में आ गई। तो इन बातों को जब आप ध्यान में रखते हो तो फिर आप कभी कहो कि आपने कोई इसको हिट में लाने के लिए टीका लगाया, क्या जी फलाना डॉक्टर है हमारे घर में, गाँव में प्रैक्टिस करता है, उसने इसको ताप में लाने के लिए टीका लगाया था, तो वो एस्ट्रोजन लगाया, एस्ट्रोजन लगाया गया। ये चीज़ें जो है वो काउंट करती हैं। फिर क्या होता है, जनरली आजकल एक और ही ट्रेड चल पड़ा। मैं गांव में जो है सुनता था तो मैं बड़ा हैरान रहता था। तो वो क्या है कि वो कहते थे कि अगर आपकी गाय जो है बार बार रिपीट हो रही है तो ठंडा टीका लगवा लो। देखिए अब आप ध्यान से सुनना, ठंडा टीका लगवा लो। ठंडा टीका क्या है? प्रोजेस्टेरोन है। अब 750 mg प्रोजेस्टेरोन दे के आ गए आप उसको। कारण कुछ और था, एलएच नहीं हुआ था रिलीज और फॉलिकल से उस पर सिस्ट बनी हुई थी और वो ब्रेक नहीं हो रही थी। आपने उसके अंदर वो क्यों होता है? क्योंकि एलएच की कमी थी। आपने प्रोजेस्टेरोन और दे दिया। अब वो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? वो उसमें फिर डिस्टर्बेंस करेगा। तो अब और भी कम जो है वो इसकी संभावना हो जाएगी ठीक होने की। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में, ये प्रैक्टिस में है चीज़ें, इसलिए मैंने इसमें नहीं कहीं दिया हुआ, मैंने आपको इसलिए बताई। इनको क्लिनिकल डायरी में अलग लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये जो टॉपिक है। तो अब हम सिस्टिक ओवरी के लक्षण हम देखते हैं। अच्छा, सिस्टिक ओवरी के लक्षण हम देख रहे हैं। सिम्टम,
सिस्टिक ओवरी साधारणतया ज़्यादातर ब्याने के 120 दिन बाद तक देखी गई, यानी कि 4 महीने हो गए। लक्षणों के आधार पर इस प्रकार के पशुओं को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। ओवरी वालों को, ये सिस्टिक ओवरी वालों को हमने बात पहले पढ़ ली है। एक हैं निम्फोमैनिक और एक है एनेस्ट्रस। एक तो ताप में नहीं आते, एक ताप में ही रहते हैं हमेशा, तो इनको तो निम्फोमैनिक एनिमल कहते हैं, निम्फोमैनिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं निम्फोमैनिया वाले के लक्षण क्या होते हैं। पशु शुरू में अनियमित अंतराल पर बद में आता है। अनियमित का मतलब है कभी 1 महीना छोड़ के आ गया, कभी 2 महीने छोड़ के आ गया, और कभी 21 से पहले ही आ गया, जरूरी नहीं है। तथा बाद में लगातार लंबे समय तक हीट में रहता है। पशु ताप में जैसे लक्षण दिखाता है, उदाहरण है बेचैन होना, बार बार रंबाना आदि। मादा पशु हीट ताप जैसे लक्षण प्रदर्शित करता है, लेकिन दूसरे पशु नर मादा को अपने ऊपर नहीं चढ़ने देती। तो ये एक उसका लक्षण है कि वो मद के लक्षण तो दिखाएगी, लेकिन अपने ऊपर नर मेल को या फीमेल को ऊपर नहीं चढ़ने देती, बल्कि स्वयं दूसरी मादा पर नर सांड की भांति चढ़ती है। इस प्रक्रिया को अंडरलाइन कर लेना बुल्लर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है बुल्लर। अन्य लक्षण यानी कि दूसरे मेल और फीमेल पे ये माउंट होती है और खुद अपने ऊपर ये माउंट नहीं होने देती। पेल्विक लिगामेंट ढीले हो जाते हैं। अब देखिए हीट में आई है लेकिन ब्याने वाले लक्षण आ गए। पेल्विक लिगामेंट तो लूज जो है वो ब्याने वाले पशु में होता है। वल्वा आकार में बढ़ जाता है, ढीला हो जाता है, सूज जाता है तथा स्त्राव आता है जिसमें ल्यूकोसाइट नहीं होता। वेजाइना, कभी कभी इसका वेजाइना का प्रोलैप्स बाहर निकलना भी हो जाता है और निमो वेजाइना भी हो जाती है। निमो वेजाइना कहते हैं वेजाइना में हवा का चला जाना, निमोनिया बोलते हैं, निमोनिया। निमो वेजाइना यानी कि हवा का इन्फेक्टेड हवा का वेजाइना में होना, निमो वेजाइना। इन्फेक्शन हो जाना, वेजाइना के अंदर हवा चली जाती है, क्योंकि वो लिप खुल जाते हैं तो हवा अंदर क्रॉस कर जाती है, तो निमो वेजाइना। बाह्य सर्विक्स आकार में बड़ी ढीली तथा खुली हुई रहती है, यहाँ तक कि एक अंगुली तक चली जाती है सर्विक्स में। गर्भाशय खाली होते हुए भी आकार में बड़ा हो जाता है, उसकी दीवारें मोटी फ्लैसिड हो जाती हैं, तो उसमें टोनोसिटी समाप्त हो जाती है, टोन नहीं आता उसमें, एक्टिव नहीं होता वो। इसमें सिस्ट की दीवार पतली होती है तथा अंगुली से दबाने पर फूट जाती है। इसमें लंबी निम्फोमैनिक स्थिति के कारण पेल्विक लिगामेंट ज़्यादा ढीले होने के कारण पूंछ का सिर, टेल हेड ऊपर उठ जाता है, जिसे स्टर्लिटी हम्प कहते हैं, दिखाई देता है। ये अंडरलाइन करना स्टर्लिटी हम्प क्या होता है। यदि पशु दूध देता है तो उसका उत्पादन कम हो जाता है। तो अब हम इसका नेक्स्ट जो है पार्ट यानी कि निम्फोमैनिक पढ़ लिया, एनेस्टर वाला पार्ट हम हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।